हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.2 को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, पूरी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फॉर्मूला थी, तो आपने फॉर्मूले अगर अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज है। बच्चों, थोड़ा सा टाइम का अभाव होने के कारण हम फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन डायग्राम्स बना के फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। यही थोड़ा काम हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लिखाए थे, वो यही है बच्चों की समय का अभाव है। तो डबल टाइम जाएगा अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन में चले जाएंगे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर आप फॉर्मूले भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे आपने, तो आपको सब चीज़ क्लियर अच्छे से हो रही होगी। ठीक है बच्चों, आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 11.3 और जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो रिलेटेड टू पढ़ेंगे बच्चों प्लेन, समतल की इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, सामान्य इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है समतल की, और दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाने वाले समतल का इक्वेशंस क्या होता है, एक बिंदु और एक बिंदु से होकर जाने वाले अविलंब समतल का समीकरण क्या होता है, तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल अविलंब का समीकरण क्या होता है, दो समतलों के बीच का कोण क्या होता है, दो समतल और एक रेखा के बीच का कोण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज 11.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट, इट मीन्स दैट कि फॉर्मूले के ऊपर हम बेसिकली ज़्यादा बात करेंगे बच्चों। ठीक है, और इन फॉर्मूलों को भी आप लास्ट एक्सरसाइज की तरह लैंग्वेज सहित अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन फार्मूला ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो जैसे आप फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उसी बेस पे क्वेश्चन है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, प्लेन की इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, किसी समतल का सामान्य समीकरण। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी समतल का सामान्य समीकरण होता क्या है बच्चों, उसको समझिए आप। ठीक है, देखिए फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, समतल का सामान्य समीकरण। ठीक है, किसी समतल का सामान्य समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है a1x प्लस ax प्लस by प्लस सी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू बच्चों 0 होता है। जहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर जो हम इक्वेशन की बात करेंगे वो कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों में बात करेंगे, यानी कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों में। तो ये जो फॉर्म है, ये जो समीकरण है बच्चों, ये कार्तीय रूप है। क्या है, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। ठीक है, तो किसी समतल का सामान्य समीकरण कार्तीय रूप में क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जहां a b c द्विक अनुपात, ABC समतल के द्विक अनुपात हैं, समतल के द्विक अनुपात हैं। ठीक है बच्चों, ABC क्या है, समतल के द्विक अनुपात। अगर बच्चों, अगर हम इसको कार्तीय रूप में लिखें, किस में रखें, कार्तीय रूप, उसमें सदिश रूप में, तो सदिश रूप में बच्चों इसको किस तरीके से लिखेंगे हम,
यानी किसी समतल का सामान्य समीकरण, लेकिन किस रूप में बच्चों? सदिश रूप में। ठीक है, तो सदिश रूप में देखिए बच्चों क्या होगा, उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सदिश रूप में। इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एंड इस डी को हम ले जाएं बच्चों राइट में, तो माइनस के डी, जहाँ ये क्या होगा बच्चों, ये जो काम करेगा, ये जो काम करेगा बच्चों, ये होगा वेक्टर आर और ये वेक्टर एन इज इक्वल टू, और इसको मान लेते हैं, माना माइनस डी बराबर स्मॉल डी, ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है सदिश फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म किसी समतल के सामान्य समीकरण की। ठीक है भाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वापस हमें यही मिलेगा, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्तीय रूप में है और ये वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि इसमें वेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर एन हो गया, और इसको हमने माइनस डी को हमने जो है स्मॉल डी मान लिया, और अब चाहे तो इसको इधर भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर डी, जहां पर ये जो वेक्टर एन है, जहां वेक्टर एन इज इक्वल टू समतल का सदिश है, समतल पर सदिश है। ठीक है बच्चों, समतल पर सदिश है। तो आपको ये दो इक्वेशंस अच्छे से प्रिपेयर रखनी है, एक तो समतल का सामान्य समीकरण कब कार्तीय फॉर्म में क्या होता है, और यानी कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, और एक वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश फॉर्म में क्या होता है। दोनों ही फॉर्म आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। ओके बच्चों, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में और ये आपका सदिश फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों समतल का हमने ये समीकरण तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आपका फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है समतल का अभिलंब समीकरण। ठीक है, किसी समतल का अभिलंब समीकरण। दूसरा, किसी समतल का अभिलंब समीकरण। ठीक है, तो बच्चों किसी समतल के समीकरण को अभिलंब समीकरण में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो आपका सामान्य समीकरण है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देना पड़ेगा इसको समतल अभिलंब समीकरण रूप में चेंज करने के लिए। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो इसमें आपको भाग देना पड़ेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और इधर भी आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ठीक है, किसी सामान्य समीकरण समतल के सामान्य समीकरण को अवलंब रूप में चेंज करने के लिए आपको दोनों ओर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वी बाई बी बाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी जेड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस डी को जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस के डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या है बच्चों, ये हमने पीछे पढ़ा है कि ये क्या होते थे, ये होते थे बच्चों द्विक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ये। ठीक है, तो इनकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पूरा क्या होता है एक तरीके से डायरेक्शन कोसाइन, यानी
L और ये M और ये N, इट मीन्स जो x के साथ आएगा वो क्या होगा, L होगा, y के साथ आएगा जो M होगा और z के साथ आएगा वो N होगा। इट मीन्स कि ये LX प्लस MY प्लस NZ, और इसको बच्चों हम ले लें वेक्टर P, तो ये एक तरीके से आपका बन जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P। यहाँ पे मतलब आप ये लिख दीजिएगा कि माना माइनस D अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर P, तो यहाँ पे आ जाएगा P। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों किसी समतल का अभिलंब समीकरण। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, सामान्य समीकरण में दोनों ओर अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिए बच्चों, भाग दे दिया। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये है इसका कार्तीय फॉर्म, कार्तीय रूप। कौन सा रूप है ये, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप है बच्चों ये। ठीक है, कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको हम अगर सदिश रूप में लिखना चाहें, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, जहां L M N अभिलंब सदिश के अभिलंब समतल सदिश के अभिलंब समतल के द्विक कोसाइन है, द्विक कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बस आप हेडिंग्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। कार्तीय रूप क्या है ये ध्यान रखें, और यहाँ ABC क्या है, ये समतल के द्विकोणानुपात हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, फिर इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर R डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू वेक्टर D, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, उसके बाद किसी समतल का अभिलंब समतल का समीकरण क्या होगा बच्चों, इसमें दोनों ओर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे दो। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइन इट मीन्स LMN है, तो हम इसकी जगह ये जो ब्लैक सर्कल के अंदर जो मार्क लगा है, इसको हम L कह सकते हैं, इसको M कह सकते हैं, इसको N कह सकते हैं। यानी जो X के साथ आएगा वो L होगा, Y के साथ जो आएगा वो M होगा, और Z के साथ आएगा वो N होगा, इज इक्वल टू P। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको अगर हम लिखना चाहें बच्चों कार्तीय रूप में, ठीक है, इसको अब हम लिखना चाहते हैं कार्तीय रूप में, यानी वेक्टर फॉर्म में, तो बच्चों ये क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से लिखो कि वापस हमें यही मिल जाए। इट मीन्स यानी सदिश रूप में, सदिश रूप। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप डॉट, और इसको XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है, इज इक्वल टू P। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R डॉट N कैप इज इक्वल टू P, वेक्टर R डॉट N कैप इज इक्वल टू P, जहां यानी ये तो हो गया आपका वेक्टर R और ये हो गया N कैप। इट मीन्स कि हम यहाँ इसको ये कहेंगे, जहां N कैप इज इक्वल टू इकाई अभिलंब सदिश है, इकाई अभिलंब सदिश है। ठीक है बच्चों, N कैप क्या है, इकाई अवलंब सदिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े और दोनों के दो दो रूप पढ़े, एक कार्तीय रूप और एक सदिश रूप। ठीक है, सबसे पहले हमने समतल का सामान्य समीकरण पढ़ा, जो कि कार्तीय फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस सी ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज किया, तो इसको हमने लिखा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट ब्रैकेट में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है, और इज इक्वल टू पी। अब क्या किया बच्चों, माइनस डी, इसको हमने डी मान लिया या पी मान सकते हो आप, हमने डी मान लिया, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वापस यही मिलेगा। अब ये क्या है हमारा आर होता है, और ये हमने मान लिया वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, और जहाँ वेक्टर जो एन है वो समतल पर सदिश है, ठीक है बच्चों। फिर हमने दूसरा समतल का समीकरण पढ़ा, ये कौन सा है, किसी समतल का अभिलंब समीकरण, ठीक है, किसी समतल पर अभिलंब समतल का समीकरण। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सदिश सामान्य समीकरण है इसमें आपको ए बी और सी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, हमने वही कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया बच्चों पी है ये, या आप जो है इसको डी भी कह सकते हैं, और ये हमने डी इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ डी ले लिया तो हमने पी ले लिया, ठीक है, अलग अलग। अब ये क्या है बच्चों, द्विघानुपात नहीं, डायरेक्शन कोसाइन है, जो कि हम पी से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो इनकी जगह पर हम एल एम एन यूज कर सकते हैं बराबर पी। तो ये है बच्चों कार्तीय रूप, किसी समतल का पर अविलंब समतल का समीकरण, तो ये इसका कार्तीय फॉर्म हो गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। और अगर इसको हम द्विघानुपात में चेंज करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू पी से, ठीक है, जहाँ ये आपका हो गया वेक्टर आर ये, और ये वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू पी, और एन कैप के यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू इकाई अवलंब सदिश है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूले आपको क्लियर। अब इसके बाद कौन से फॉर्मूले आएंगे बच्चों, देखिए तो फॉर्मूलों को लैंग्वेज सहित बच्चों आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। अब इसके बाद आएगा बच्चों एक सदिश, एक दिए सदिश के अनुलंब एक बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। एक दिए सदिश के अनुलंब एक दिए सदिश के अनुलंब तथा एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है बच्चों। जहां माना वेक्टर n बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a1 i कैप, इसको ऐसे ना लिखे आप, ऐसे लिखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तथा वेक्टर ए बराबर होगा बच्चों x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। तो इसका बच्चों कार्तीय रूप क्या होगा, ये कार्तीय रूप ये होगा बच्चों कार्तीय रूप इस बिंदु से होके जाने वाले और इसके समान समतल पर अभिलंब समीकरण। तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ये कार्तीय समीकरण होगा। और अगर इसको बच्चों हम सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश फॉर्म, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा बच्चों, अभी आपका हो गया सदिश रूप समीकरण। ठीक है, चलिए क्लियर। दोनों फॉर्मों को आप याद कर लीजिएगा। एक दिए सदिश के अनुलंब तथा एक बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, जहां हमने बच्चों इनको लेट किया है ये, ठीक है, ये माना वेक्टर n बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और वेक्टर a बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो कार्तीय फॉर्म क्या होगा बच्चों, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब बच्चों ये तो हो गया एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब बच्चों हम समतल का समीकरण निकालेंगे जब वो 3 बिंदुओं से होकर जाएगा। ठीक है, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, कार्तीय फॉर्म की बात करें, तीन बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 व x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो बच्चों ये होगा कार्तीय रूप, इसका क्या होगा, तो ये होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है बच्चों कार्तीय रूप, ये 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। क्या होगा बच्चों ये उसमें सारणी में बच्चों x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सदिश रूप में बच्चों अगर हम बात करें कि सदिश फॉर्म में क्या होगा इसका समीकरण, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण और सदिश रूप में, तो ये होगा बच्चों वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो x1 y1 z1 यानी कि यहाँ पर वेक्टर a बराबर जो है वो x1 i कैप है बच्चों और y1 j कैप और z1 k कैप, और वेक्टर b बराबर x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप है, और वेक्टर c बराबर है बच्चों यहाँ पर x3 i कैप y3 j कैप और z3 k कैप है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे किया है ये, और x और जो वेक्टर r है, वेक्टर r बराबर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, तो x माइनस x1 y1 z1 x y z में से x1 y1 z1 घट रहा है, तो x y z क्या हो गया वेक्टर r और माइनस ये हो गया वेक्टर a।
ठीक है। फिर x2 में से x1, y2 में से y1, z2 में से z1, इट मीन्स कि वेक्टर b वालों में से वेक्टर a वाले घट रहे हैं कंपोनेंट, तो और क्रॉस वेक्टर x3, y3, z3 यानी वेक्टर c वालों में से वेक्टर a1 वाले घट रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको c माइनस a लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्तीय फॉर्म और सदिश फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई थी 3 पॉइंट से होकर जाने वाले समतल के समीकरण की, और सदिश फॉर्म में भी बच्चों ये आ गई। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है समतल का अंतःखंड रूप समीकरण, समतल का अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण, समतल का अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। यदि, ठीक है, मान लीजिए यदि समतल बच्चों, यदि समतल x एक्सिस को a, 0, 0, y एक्सिस को 3D में x एक्सिस को a, 0, 0 और y एक्सिस को 0, b, 0 और z एक्सिस को 0, 0, c में c पॉइंट पे कट करें, तो ये होगा बच्चों x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0। तो ये है बच्चों किसी समतल का अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म में बच्चों? कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में है, ठीक है बच्चों। जब ये किसी समतल को a, 0, 0 x एक्सिस को और y को 0, b, 0 और z को 0, 0, a पर बच्चों इंटरसेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। ये तब है बच्चों। और यदि बच्चों इसका अगर हम बात करें कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो अगर इसके हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर ही एक तरीके से डिवाइड में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आ जाएगा। वैसे ज़्यादा खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे छोड़ भी सकते हैं आप, या फिर कोई बात नहीं, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कार्तीय रूप को ही आप ऐसा करिए, लिख लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है एक्सरसाइज में, जो उसका सदिश फॉर्म में उसका कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दें अब हम। इसके बाद अब जो आएंगे आपके फॉर्मूले, उनको देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? किन्हीं दो समतलों, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू d1 व वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2। ये दो समतल हैं बच्चों, और इनके के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा बच्चों, ठीक है। यानी इन दो समतलों वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू d1 व वेक्टर r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जब वो समतल जाएगा, तो उसका क्या होगा बच्चों? समीकरण, ठीक है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये होगा बच्चों कार्तीय रूप में, कार्तीय फॉर्म में बच्चों ये होगा वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर r डॉट, इसको अगर हम इधर ले आएंगे, वेक्टर r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 माइनस d2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बच्चों। वेक्टर r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा वेक्टर r डॉट n2 माइनस d2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और सदिश रूप में अगर हम बात करें, सदिश रूप, तो मान लीजिए बच्चों a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3
के कैप बराबर 0, इसको ए नहीं, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप बराबर 0 व A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप बराबर 0 हो तो सदिश रूप में बनेगा बच्चों A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप प्लस लैम्डा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वेक्टर फॉर्म में किन्हीं दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो इन फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है बच्चों, हार्ड तो बिल्कुल है ही नहीं। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि दो रेखाएं बच्चों समतलीय कब होंगी। दो लाइंस समतली होती हैं यदि, यानी कब, यानी दो रेखाएं x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1 इज इक्वल टू दो रेखाएं x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1 व x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2 समतलीय होंगी यदि, समतलीय होती हैं यदि बच्चों x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो, 0 हो। ठीक, अगर आपसे ये कहे क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि ये दो रेखाएं समतली हैं, तो हम इस तरीके से उसको प्रूफ करेंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये A1 B1 C1 यहाँ से आएंगे और A2 B2 C2 यहाँ से आएंगे, और उसके सारणिक वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसकी जो सारणिक वैल्यू है बच्चों वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो प्रूफ हो जाएगा कि वो समतलीय है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद ये तो हो गया हमारा कार्तीय फॉर्म में। अगर इसको हम सदिश फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, सदिश रूप में, सदिश रूप, तो मान लीजिए वेक्टर r डॉट वेक्टर A1 वेक्टर r डॉट वेक्टर A1 इज इक्वल टू λ1, या फिर आप इसको ऐसे मत लिखिए बच्चों, एक फॉर्मूला है आपका इसी बुक में है, उनको आप ऐसे मानिए, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, यानी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, लेकिन दो हैं तो आप यहाँ पे 1 1 लगा लीजिएगा बस। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A 1 प्लस लैम्डा V1 व वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। तो सदिश रूप में इसका होगा बच्चों वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सदिश रूप में बच्चों आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद बच्चों अगला आएगा आपका दो समतलों के बीच का कोण। ठीक है,
दो समतलों के बीच का कोण कैसे हम निकालेंगे। दो समतलों वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू d1 व वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2 के बीच का कोण कैसे हम निकालने वाले हैं बच्चों। ये हम निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर n1 इंटू वेक्टर n2 अपॉन मॉड वेक्टर n1 इंटू मॉड वेक्टर n2। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से हम दो सदिशों के बीच का कोण निकालते थे a डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर बी, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर निकालने वाले हैं दो समतल वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और वेक्टर r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 के बीच का कोण अगर पूछे तो हम यहाँ से कंपेयर करके n1 और n2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि सदिश होंगे बच्चों, और cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस n1 इंटू मॉडुलस n2। ये b नहीं है, ये बच्चों a है। आपको शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है b जैसे लग रहे हों। वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मॉडुलस वेक्टर n1 मॉडुलस वेक्टर n2। ठीक है, इस तरीके से, और ये मॉडुलस क्लोज आप कर देंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो बच्चों इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में लिखना चाहें तो एक तरीके से तो एंगल हो गया, आप इसको नहीं सदिश रूप में तो नहीं, क्योंकि ये समीकरण थोड़ी है, ये तो कोण है, तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं जहाँ वेक्टर n कैप इज इक्वल टू a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और वेक्टर n2 इज इक्वल टू a2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप हो। ठीक है, तो आप जब इनको सदिश फॉर्म में यहाँ पर सदिश वैल्यू लगाएंगे, इनके डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, एंड इनटू इन ब्रैकेट a2 स्क्वायर प्लस सॉरी ये a1 नहीं, ये चीज़ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और फिर एक अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एंड मॉडुलस क्लोज। तो आप इसको चूँकि ये चीज़ यही है, ये एक तरीके से सदिश है, वेक्टर n बराबर ये सदिश है, वेक्टर n2 बराबर ये सदिश है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही तो आएगा, क्योंकि i डॉट i तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको इस तरीके से भी बच्चों लिखा जा सकता है। अब यहाँ से दो इम्पोर्टेंट रिमार्क और बनते हैं बच्चों, वो क्या है देखिए नोट्स कैसे बच्चों। जब दोनों समतल एक दूसरे पर लंबवत हों तो क्या होगा बच्चों, तो फिर यहाँ पर आएगा जब इनके बीच का कोण, जब दो समतलों के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी दोनों समतल पर लंबवत हो, तो लंबवत होंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब लंबवत होंगे तो यहाँ पर जब थीटा जी 90 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू 0 में चली जाएगी। तो कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी बच्चों, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी हमने वहाँ पे पढ़ा था, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में वहाँ पे हमने यही कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है, और इसी प्रकार जब बच्चों इन दोनों समतलों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो भाई 90 डिग्री होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0, इट मीन्स दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाने वाला है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट, अगर यदि दोनों समतल एक दूसरे के समांतर हों
तो एंगल कितने का बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का बनेगा। तो जब दोनों समतलों के बीच 0 डिग्री का कोण बने तो कंडीशन क्या होगी, तो बच्चों ये होगी फिर आपकी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 0। ये बराबर होंगे, मतलब 0 तो नहीं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब दो समतल के बीच का कोण 90 डिग्री दे रखा हो तो कंडीशन होगी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और जब एंगल 0 डिग्री दे रखा हो दो समतलों के, तो फिर उसको बच्चों आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री का होता है जब पैरेलल होते हैं, और जब लंबवत होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी आप इनको बच्चों प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दो समतलों के बीच का कोण का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं भाई, ये 90 है तो यहाँ पे क्या होंगे, लंबवत होंगे, और ये 0 डिग्री है तो मतलब समांतर हों जब। ठीक है, जब दो समतल लंबवत हों तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो कंडीशन ये, और दो समतल समांतर हों तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कंडीशन ये, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कंडीशन ये। तो हमने बच्चों ये पढ़ा कि दो समतलों के बीच का कोण। अब एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो वो क्या होगा देखिए, दो समतलों तथा रेखा के बीच का कोण, और एक समतल तथा एक रेखा के बीच का कोण, एक समतल AX प्लस BY प्लस CZ बराबर 0 व रेखा X माइनस X1/A इज इक्वल टू Y माइनस Y1/B इज इक्वल टू Z माइनस Z1/C के बीच का कोण। ये हुआ बच्चों sin phi इज इक्वल टू इन मॉडुलस कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c इन अंडर रूट कैपिटल A का स्क्वायर, कैपिटल B का स्क्वायर, कैपिटल C का स्क्वायर डॉट अंडर रूट स्मॉल a का स्क्वायर, स्मॉल b का स्क्वायर, स्मॉल c का स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों जब अगर ये समतल सदिश फॉर्म में और रेखा दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे बीच का कोण, यानी सदिश फॉर्म में हो जब, यानी समतल तो हो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, व रेखा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर n प्लस लैम्डा वेक्टर कैपिटल N। तो साइन फाई इज इक्वल टू इन मॉडुलस वेक्टर n डॉट, यानी ये और ये, तो स्मॉल वेक्टर n डॉट कैपिटल वेक्टर n डॉट अपॉन इन मॉडुलस स्मॉल वेक्टर n कैपिटल वेक्टर n। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों एक बिंदु और एक समतल के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। समतल AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 व बिंदु X1 Y1 Z1 के बीच की दूरी D बराबर बीच की दूरी D बराबर इन मॉडुलस AX प्लस BY1 प्लस CZ1
अपॉन अंडर रूट में कैपिटल ए स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर, कैपिटल सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हैं बच्चों टोटल फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को और आप बच्चों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की। इसके बाद आपका जो है सदिश बीजगणित भी बच्चों समाप्त हो जाएगा। इसमें अब जितनी भी क्वेश्चंस हैं बच्चों बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, और लास्ट एक्सरसाइज से बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस बनते भी हैं बच्चों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करेंगे।